वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हैं हम अपने एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम देखने वाले हैं इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको दिया था जेएम कीन्स ने, और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि जेएम कीन्स का 1930 के डिप्रेशन में क्या इफेक्ट था और कौन सी पॉलिसीज उन्होंने बनाई थी जिसके वजह से वो 1930 के जो है डिप्रेशन को क्लियर किया जा सका या उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सका। तो यहाँ पे बेसिकली हम देखने वाले हैं अपने एडीएएस अप्रोच को और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को, जो कि होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पता लगाने का तरीका। साथ ही साथ हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होता है जब भी आप इनकम बढ़ता है तो, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं एडीएस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि जेएम कीन्स का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से रहा है जो भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं या डिप्रेशन की बात करते हैं या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इसके बारे में फुल वीडियो हमने अपने पार्ट 1 में बनाया है, जब हमने एडीएस अप्रोच को स्टार्ट किया था। जेएम कीन्स का पूरा कंट्रीब्यूशन मैंने उसमें समझा रखा है। आप चाहें तो उसमें देख के विजिट कर लें एक बार वीडियो, आपको पूरा तरीके से पता चल जाएगा। यहाँ बेसिकली हम देखने वाले हैं उनके इक्विलिब्रियम अप्रोच को, कैसे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स। अब देखिए, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कभी भी होता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। याद रखिए, जेएम कीन्स ही वो थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड दिया था, जिन्होंने कहा था कि किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम एडी यानी एग्रीगेट डिमांड जब एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है तभी होता है। जो हमारे पहले के क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे या नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, उनका ये मानना नहीं था। उनका मानना था इकोनॉमी खुद ब खुद इक्विलिब्रियम में आ जाती है, एडजस्ट कर लेती है खुद ब खुद, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मौजूद रहता है। पर जेएम कीन्स थे जिन्होंने 1930 में ये चीज हो नहीं पाया। जब इकोनॉमी में डिप्रेशन आया तो इकोनॉमी खुद ब खुद इक्विलिब्रियम में आ जाना चाहिए था, जैसा कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कहना था या नियो क्लासिकल लोगों का कहना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां पे फिर ये थ्योरी सामने आई निकल के जेएम कीन्स के द्वारा कि व्हेन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम देन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई शुड बी इक्वल, और व्हेन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल देन ओनली द इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये चीज बहुत क्लियरली उन्होंने बताया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशंस को भी उन्होंने बताया। तो ये सारा कुछ आप उसमें देख भी सकते हैं, पूरा हमने उनके लगभग चीजों को एक्सप्लेन किया है। देखिए, एडीएस जब बराबर होगा तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम होगा। अब एडी में हम क्या कंपोनेंट लेते हैं, तो लेते हैं इनके कंपोनेंट को अगर हम लिख लें तो एडी का होता है सी प्लस आई और एएस का होता है सी प्लस एस। ठीक है, सिंपल, ये हमने पढ़ा है पिछले वाले वीडियो में। यहाँ पे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट जोड़ के एडी और कंजप्शन प्लस सेविंग जोड़ के एएस होता है। यहाँ पे अगर कंजप्शन को हम काट दें तो बच क्या रहा है, आपका आई इज इक्वल टू एस बच रहा है। मतलब इसका ये है कि एट इक्विलिब्रियम लेवल, ये तो इक्विलिब्रियम लेवल को बता रहा ना, एट इक्विलिब्रियम लेवल, तो इक्विलिब्रियम लेवल पे यानी जहां पे एडीएस के बराबर होता है उस जगह पे सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। ये आपका एकदम कंफर्म चीज दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो ये चीजें लॉजिक वहां पे यूज होंगे। और आपको न्यूमेरिकल में अगर आपको लॉजिक्स याद है तो न्यूमेरिकल में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वैसे भी इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल बहुत हार्ड नहीं होते, समझाने के ऊपर है। अब यहीं से इसके कुछ एजम्पशंस निकलते हैं। पहला है कि ये टू सेक्टर मॉडल में है। टू सेक्टर मॉडल आपको पता होगा, जहां पे आपका हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर होता है, उसको टू सेक्टर मॉडल बोलते हैं। जैसे कि आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने पढ़ा था, टू सेक्टर, थ्री सेक्टर, फोर सेक्टर। टू सेक्टर में हाउस होल्ड फर्म, थ्री सेक्टर में अब्रॉड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है, फोर सेक्टर में अब्रॉड सेक्टर आ जाता है। ठीक है, अब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होगा वो ऑटोनॉमस होगा। ये जब पिछले वीडियो में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट आपका था, जब शेड्यूल हम देख रहे थे एडी का, वहां इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट था। ये वाला जो आई वाला पार्ट है ना, ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट था, ऑटोनॉमस था। हमने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस था। क्यों? क्योंकि ये प्राइस लेवल में या इनकम लेवल में चेंज आने की वजह से फ्लक्चुएट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जो कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में होती है। उसके बाद है प्राइस लेवल शुड रिमेन कांस्टेंट। देखिए, यहाँ प्राइस को भी कांस्टेंट कर दिया गया, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो इक्विलिब्रियम होने में थोड़ी समस्या होती है बार बार प्राइस के फ्लक्चुएशंस की वजह से। और स्टडीड इन शॉर्ट रन, यहाँ पे ये शॉर्ट रन में पढ़ा जाता है, छोटे समय में। शॉर्ट रन का मतलब हम बेसिकली
एक साल के लिए हमने पढ़ते हैं, एक साल का हमने टाइम पीरियड ले लिया, एक साल में हम देखते हैं, फिर अगले साल का नया देखते हैं। इन्हीं अप्रोचेस यहाँ से जो निकला है, इससे हमको दो अप्रोच पता लग गया कि इक्विलिब्रियम पता करने के दो अप्रोच होते हैं। पहला होता है आपका एडीएस अप्रोच, जहां पे हम एडी इज इक्वल टू एएस दिखा के चीजों को समझेंगे, और दूसरा होता है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जहां सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट दिखा के चीजों को समझेंगे। तो इसके अपने जो है शेड्यूल है, डायग्राम है और एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, दोनों का। तो दोनों के हम शेड्यूल डायग्राम एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं एडीएस अप्रोच, फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपने एडीएस अप्रोच को। सिंपली कहा जाए तो एडीएस अप्रोच में क्या है कि ये कीन्स ने दिया था, इसमें एडी एएस के बराबर हो जाए तो वहां पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का पता चल जाता है कि कौन सा लेवल है नेशनल इनकम का जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम माना जा सकता हो, जहाँ पे एडीएस के बराबर हो जाए वही इक्विलिब्रियम लेवल है। अब इसको समझने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर शेड्यूल है, एक कर्व हम उसका बना लिए। अब ये कर्व मैंने सिंपल बनाया विदाउट मार्किंग, आप इस शेड्यूल के बेसिस पे बना लें। आपको शेड्यूल याद ही होगा, प्रीवियस जितने भी वीडियोस रहे एडीएस के उसमें कॉमन शेड्यूल मैंने लिया है, चाहे वो कंजप्शन फंक्शन हो, सेविंग फंक्शन हो, एडी का एक्सप्लेनेशन हो या एएस का एक्सप्लेनेशन हो। आगे भी जो एक्सप्लेनेशन होंगे वो सेम ही शेड्यूल पे हमने रखा है ताकि आपको याद हो जाए शेड्यूल। अब यहाँ पे हम एडी कैसे निकालेंगे, तो सी प्लस आई है, तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ देंगे, तो कंजप्शन आपका 50 है, इन्वेस्टमेंट 50 है, तो ये हो गया आपका पहला लेवल हो गया 100। उसी हिसाब से आप जोड़ते जाइए, तो हो गया दूसरा हो गया 75 प्लस 50 125, अब 25 आ गया डिफरेंस ना, 25 जोड़ दीजिए सब में, 25 25 तो 150 175 200 225 एंड 250। एएस निकालने का तरीका होता है कंजप्शन और सेविंग को जोड़ दीजिए, तो आपको मालूम होगा एएस जो होता है वो इक्वल होता है नेशनल इनकम पे। तो आप चाहे तो नेशनल इनकम को ही कॉपी कर सकते हैं, एएस वही वैल्यू होगी, जोड़ेंगे तो भी वही आएगा। तो यहाँ हो गया 0 50 100 150 then 170 then 200 250 and then 300। ठीक है, ये आपका हो गया एएस। अब हमें पता लगाना है कि वो कौन सा लेवल है जहां पे हमारा एडीएएस के बराबर होता है। ठीक है, कौन सा लेवल है जहां पे एडीएएस के बराबर होता है, वही आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम होगा। तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे भी 200 है इस लेवल पे, और यहाँ पे ये भी 200 है। इसका मतलब कि ये आपका है कौन सा लेवल, लेवल भी आपका है 200 वाला। ऐसे करके आप बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए एडी इज इक्वल टू एएस। ठीक है, आप कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए एडी इज इक्वल टू एएस, सिंपल। ठीक है, अब इस शेड्यूल के बेसिस पे जब हम डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें आपका एएस जो है 45 डिग्री लाइन, इसका एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है क्यों इसको 45 डिग्री लाइन कहते हैं। अब एडी आपका स्टार्ट होता है एट दिस लेवल बिकॉज दिस इज द लेवल ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और एडी बनता है सी प्लस आई से। सी होता है, सी में पहला लेवल आपका देखा ना, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ है, यही होता है आपका ए सी, ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, अब देखिए ई पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, एडी इज इक्वल टू एएस है, यानी यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसके पहले क्या हो रहा है, ये वाला जो हिस्सा है इस पॉइंट पे हो रहा है एडी इज लेस देन एएस, और जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रहा है, एडी इज ग्रेटर देन एएस। अब इसके अपने इम्प्लीकेशन है, कब एडी अगर एएस से कम है तो क्या दिक्कत है, एडी एएस से ज्यादा है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट को देख लेते हैं, फिर इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या परेशानियां हैं। AD shows desired expenditure level by household sector and firm sector। AD क्या बताता है, कितना एक्सपेंडिचर हाउसहोल्ड और फर्म करने को तैयार हैं। ठीक है, एएस क्या बताता है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय ऑल द प्रोड्यूस, सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करने वाले हैं। उसके बाद है ई जो है पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि एडीएस के बराबर होता है। उसके पहले बिफोर पॉइंट ई क्या लिखा है मैंने, एडी इज लेस देन एएस। क्यों, क्योंकि प्लांट इन्वेंटरी इंक्रीज कर जाएगा इसकी वजह से। अब ये समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा दिमाग देकर कि क्या होता है। देखिए, जहां पे एडीएस के बराबर है इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यही मैं बता रहा था ना कि ये सब प्रिंसिपल्स हैं उनके दिए गए जेएमपी के, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, अलग से क्या बता दिया आपने। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड बोलता है कि एडी का वो लेवल
जो इफेक्टिव हो जाता है उसके सप्लाई, जो भी उस लेवल का सप्लाई है उसके बराबर होने से, मतलब जहाँ पे एडीएस के बराबर होता है वहां पे हमारा इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल शुरू हो जाता है, वहां से लागू हो जाता है। ठीक है, यानी उस एडी को एडजस्ट करने के लिए जितना एक्सपेंडिचर है उतना ही आउटपुट हो रहा है इकोनॉमी में, तो वो इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल कहलाता है, सिंपल। अब इसके पहले क्या होगा, यहाँ पे देखना एग्रीगेट डिमांड कम है, मतलब जो फर्म और हाउस होल्ड है वो एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे हैं उतना जितना कि प्रोड्यूसर्स मिलकर प्रोड्यूस करने को रेडी है। यानी जो आउटपुट है, जो भी यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो ज्यादा है जो भी उसके परचेज करें या जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये बेसिक इसका डिफरेंस है। एडी कम होने का मतलब है कि लोग उतना खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं, आउटपुट हमारा पड़ा हुआ है, बना तो दिया, सामान पड़ा हुआ है, इसीलिए प्लांट इन्वेंट्री यहाँ मैंने लिखा ना, प्लांट इन्वेंट्री इंक्रीज कर जा रहा है क्योंकि हमारा उतना बिक नहीं पा रहा है सामान इकोनॉमी में। तो भाई जब सामान नहीं बिके तो स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक आप समझ लीजिए मोटा मोटी, तो आपका स्टॉक बढ़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, वही चीज जब एडी ज्यादा हो जा रहा है एस से, इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोगों को सामान और चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर्स उतना सामान प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। यानी एग्रीगेट सप्लाई आपकी कम है, सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, सामान प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डिमांड उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा सिचुएशन आपका, इस सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा, प्लांट इन्वेंट्री जो है, जो आपने सोचा था कि हम इतना स्टॉक बना के रखेंगे, वो डिक्रीज करने लग जाता है और यहाँ पे प्लांट इन्वेंट्री बढ़ने लग जाता है। डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि जो फॉर्म्स ने प्रोड्यूस करके रखा हुआ है, प्रोडक्शन तो चल ही रहा है, कुछ स्टॉक भी रखा हुआ, वो भी स्टॉक अब आ जाता है मार्केट में, क्योंकि भाई डिजायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है एग्रीगेट सप्लाई से। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इस वजह से वो भी आपका बाहर निकलने लगता है, तो जो प्लांट इन्वेंट्री है वो फॉल करने लगता है। ये इसका फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन है। इसी बेसिस पे ही हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी बनाया गया है, तो हम देखते हैं उसको। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की करें बात, तो शेड्यूल आपका वही पुराना शेड्यूल है, उसी शेड्यूल को आप बना लेंगे, उसी से हो जाएगा। फिर भी एक शेड्यूल मैंने यहाँ बना दिया है, छोटा शेड्यूल, नाम मैंने छोटा कर दिया, पूरा पूरा फुल फुल लिखिएगा। ये बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, देखिए दो चीज यहाँ पे आपको समझने वाली है। पहला ये है कि पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद इसकी खिचड़ी बन जाएगी और मैं भूल जाता हूँ फिर बोलना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लियर पिक्चर का पूरा। अब यहाँ पे क्या है कि दो चीज देखने वाली, यहाँ प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की बात हुई। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्स एंड एंड एक्स पोस्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट। तो एक्स एंड का मतलब मैंने बताया था प्लान्ड, तो वही एक्स एंड सेविंग और इन्वेस्टमेंट का ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखा जाता है। मतलब जो प्लान्ड सेविंग है और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, जब वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, वो दोनों बराबर हो जाए, तो ही इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। पोस्ट वाले का मतलब नहीं है, हमें एक्चुअल सेविंग से और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है, एक्स एंड से ही मतलब है। पहला तो यहीं से आपको एक बढ़िया लॉजिक मिला, और इस लॉजिक को याद रखने के लिए अब शेड्यूल देखिए, शेड्यूल सिंपल है, शेड्यूल में कुछ एक्सप्लेनेशन की बात नहीं, बस हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। देख लीजिए दोनों बराबर कहाँ दिख रहे हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये 50-50 दोनों बराबर है, 200 लेवल ऑफ इनकम पे दोनों बराबर है। यही सेम लेवल था आपका एडीएस में भी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जहाँ एडीएस के बराबर होगा वहीं पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। तो एडीएस के बराबर, एडीएस बराबर किस लेवल पे था इनकम के, 200 लेवल पे, और सेविंग इन्वेस्टमेंट भी सेम ही लेवल पे। ये डायग्राम मैंने अलग से बना रखा है, आप चाहें तो दोनों का कंबाइंड डायग्राम भी बना सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से बनता है, जहां पे आप पहले एक डायग्राम में एडीएस दिखा देंगे, एएस एडी दिखा देंगे, उसी के नीचे आप सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी बना सकते हैं। यहाँ से इसका ये पूरा ले लीजिए और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट को गुजार दीजिए, ये इन्वेस्टमेंट ये सेविंग, ऐसे भी बनता है। ठीक है, बुक्स में बेसिकली ऐसे दिया है, आप चाहें तो सिंगल भी बना सकते हैं। एक्सक्यूज। अब यहाँ पे क्या है वो समझिए, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है क्योंकि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ये अपना ऑटोनॉमस रहता है। सेविंग आपका स्टार्टिंग में नेगेटिव है, फिर आपका एक जगह पे जीरो है, फिर वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ तीन कंडीशन हमारे सामने है। पहला तो ये है एट ई पॉइंट, ई पॉइंट पे क्या, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, पहला चीज। बिफोर पॉइंट ई, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है, इस वाले की, यहाँ पे क्या है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, और एक उसके आगे ये वाला पॉइंट बनता है, ये होता है सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। ये तीन कंडीशंस हैं हमारे पास, जहां पे हमें ये देखना है कि चीजें क्या क्या होंगी। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि बिफोर पॉइंट ई, जब सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है आपका,
हाउस होल्ड सेक्टर एकदम से सेविंग कम कर रहा है। और वो जब आदमी क्या करता है, इनकम का दो ही पार्ट है, ठीक है, कलरफुल मार्कर निकालने पर ना दिखे। इनकम का दो पार्ट है, कंजप्शन प्लस सेविंग, ठीक है। अब अगर हम सेविंग ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, मान लीजिए कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब 100 रुपए कमाया हमने, तो हम उसमें से 90 रुपीज खर्च कर दे रहे हैं, मात्र 10 रुपए बचा रहे हैं। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ इनकम है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है कंजप्शन पे। और फर्म सेक्टर यही तो चाहता है, आप ज्यादा खर्च करेंगे तो क्या, कहाँ खर्च करेंगे, कोई ना कोई सामान खरीदेंगे, तो फर्म जो सामान बना रहा है वो बिक जाएगा, उसको तो यही चाहिए। तो इसीलिए इस वाले लेवल पे क्या होता है, जो प्लांट इन्वेंट्री है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही सोच के, जो डिमांड ज्यादा हो जाती है, सेविंग कम है तो कंजप्शन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से उनका जो जो भी उन्होंने प्लांट इन्वेंट्री करके रखा था, जो भी स्टॉक उन्होंने मेंटेन किया था, उस स्टॉक में से भी चीजें बिकने शुरू हो जाती हैं। इसलिए उनका प्लांट इन्वेंट्री गिर जाता है। यहाँ मैंने अलग से लिखा भी है कि प्लांट इन्वेंट्री फॉल्स, ठीक है। अब अगर इनको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना है, मतलब इस पोजीशन पे आना है, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, अब उसको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो इसका इन्वेंट्री भी कम हो गया ना, अब उसको और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जब वो प्रोडक्शन और बढ़ाएगा तो उसको और लोग चाहिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और आउटपुट भी बढ़ता है। इस लेवल को मेंटेन करने के लिए यहाँ मैंने छोटे में लिख दिया है, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन हम अगले एक पार्ट है उसमें देखना है, डेफिशिएंट डिमांड और आपका जो है दोनों में देखना है इसका, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़े में छोड़ दिया है। अब है आफ्टर पॉइंट ई, क्या है, सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाता है, मतलब अब आदमी बचाने पे ज्यादा आ गया। मतलब इसी केस को अगर हम ले लें यहाँ पे, तो 100 रुपीज कमा रहा था, अब वो मात्र मान लीजिए 50 रुपीज या 55 रुपीज खर्च कर रहा है, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है 45 रुपीज वो क्या कर रहा है, बचा है। समझ रहे बात? इसका मतलब क्या हो गया कि अब सेविंग्स पे ज्यादा फोकस है तो कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। अब जो बेचारे बना के बैठे हैं फर्म वाले सामान, उनका सामान जो है वो तो सामान ही नहीं बिक पा रहा है, इन्वेंट्री उनकी पड़ी की पड़ी रह जा रही, सामान बिक नहीं रहा तो वापस अब इन्वेंट्री में बदल जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इन्वेंट्री आपकी बढ़ जाती है। अब उनका पहला टारगेट होगा फर्म का कि पहले भाई इन्वेंट्री कम करो, है ना, पहले इन्वेंट्री कम करो। इन्वेंट्री कैसे कम होगा भाई, आप प्रोडक्शन थोड़े दिन के लिए होल्ड पे कर दो, पहले ये जो बना हुआ माल है ये बिक जाए, फिर प्रोडक्शन हम शुरू करेंगे। जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ता है और आउटपुट भी आपका कम हो जाता है। तो ये फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन है सेविंग इन्वेस्टमेंट का। अब हम इसमें कुछ टॉपिक्स हमारे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसको देख लेते हैं। थोड़ा डिस्कस किया था कि मैंने पहले ही बताया था, वीडियो स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम कीन्स के बहुत सारी पॉलिसीज को यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो इधर ही हमने पढ़ा एडीएस अप्रोच क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड पढ़ा। अब यहाँ पे एक चीज और पढ़ना है हमें, वो है आपका इक्विलिब्रियम लेवल। देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो मानते थे केवल इसको, बस, कि इक्विलिब्रियम जब भी होगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही होगा, उसके अलावा इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। या यूं कहें कि इक्विलिब्रियम लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, या फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही इक्विलिब्रियम लेवल होगा, जिस तरीके से भी आप कहें। कीन्स जब आए, उन्होंने कहा इक्विलिब्रियम तीन कंडीशन में हो सकता है। एक तो जो क्लासिकल ने बोला था, उन्होंने उसको झुटलाया नहीं, कहा कि आपका भी कहना ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा दो कंडीशन और बनता है इक्विलिब्रियम होने का, एक तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, एक नया इक्विलिब्रियम बनाया जा सकता है। तो ये कीन्स का अपना ऑब्जर्वेशन था, उसी को हम बस थोड़े में देखना है हमें। ये फुल एम्प्लॉयमेंट तो सिंपल है, हमने पिछला पढ़ा भी है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही पढ़ा है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाला ही पढ़ा है। जब आप ग्रेजुएशन वगैरह में जाएंगे, पीजी में जाएंगे जब आप, तो वहां पे आप इन दोनों चीजों को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अगर आपने बीए इकोनॉमिक्स या एम इकोनॉमिक्स किया तो। अब यहाँ तो सिंपल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का एक कंडीशन और था यहाँ पे, कि यहाँ पे नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। आप पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री वो होता है जहाँ पे जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, उन्हें काम मिल जाए वो तो ठीक है, वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। कि जो, देखिए वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोलता है, वॉलेंट्री बोलता है कि हमने पिछले में भी डिस्कस किया है, वॉलेंट्री बोलता है कि इच्छा अनुसार बेरोजगार, हम खुद ही जानबूझ के बेरोजगार रह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो सैलरी हमको डिजायर्ड ना हो, जितनी भी ऑफर की जा रही हो काम के लिए, वेज रेट डिजायर्ड ना हो, या जॉब प्रोफाइल हमारे मैच का ना हो, तो इस वजह से हम खुद ही बेरोजगार रहते हैं, हमें काम मिल रहा है पर हम नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम कंसिडर वैसे भी नहीं करते हैं। हमें मेन कंसिडरेशन होता है इनवॉलेंट्री से, मतलब वो काम करने के जो लोग इच्छुक हैं, यस वी आर रेडी एंड वी आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट वी आर नॉट गेटिंग द वर्क, इनसे हमें ज्यादा कंसर्न है।
क्योंकि यही बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है। तो इनके वाले अनएम्प्लॉयमेंट में इन्होंने ये अजम्पशन रखा था क्लासिकल वाले कि यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, कि फुल एम्प्लॉयमेंट तभी होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट पे इनवॉलेंट्री नहीं होता, वॉलेंट्री तब भी होता है, तो उसको तो हमें कंसिडर ही नहीं करना। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है कि हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमने एडी दूसरा बना, ये एडी 1 बना रखा है, ठीक है। तो पुराने वाले का जो फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम था वो ई पे था, नए वाले का जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो आ रहा है E1 पॉइंट पे, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम आपका पीछे शिफ्ट कर जाएगा, ये जब बेसिकली तब होता है जब आप अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, तब ये बेसिकली होता है। अब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ये है, लेकिन आपका नया इक्विलिब्रियम जो बना है वो ओवर बन गया, यानी आपका यहाँ से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गया, और ये आपका जो इनकम लेवल था जो पुराना इक्विलिब्रियम का था, जब इक्विलिब्रियम, भाई जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम बढ़ेगा तो लेवल ऑफ इनकम जो जिस पे इक्विलिब्रियम था पहले वो भी बढ़ जाएगा, तो वो बढ़ गया, ये वाई से हो गया Y1। ये तब होता है बेसिकली जब हम क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करते हैं, एक न्यू लेवल पे लेके जाते हैं, न्यू हाई पे लेके जाते हैं, तो ये होता है। तो आई होप कि ये पूरा कुछ समझ में आ गया होगा। यही हमारा है इस पर्टिकुलर पार्ट का। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में, उसके मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, क्या उसके मल्टीप्लायर के वर्किंग क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज क्या है, रिलेशन क्या है, उनके बारे में वो सारा कुछ हम देखेंगे डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में।